राशिद साहब, क्या नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं फिर बातचीत करने के लिए? ईरान ने साफ-साफ कह दिया है कि भाई हम जो हमारा एनरिचमेंट है वो तो हम जारी रखेंगे, बातचीत हो, बैलिस्टिक मिसाइल हमारी ताकत है, सिक्योरिटी है और एनरिचमेंट जो है वो हमारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, एनर्जी है, तो हम उसको रोकेंगे नहीं, बातचीत हो, बातचीत होनी चाहिए, दरवाजा खुला हुआ है। अब इजराइल में हलचल तेज हो गई है कि भाई हमारी कोई बात तो मानी नहीं जा रही, हमारा तो वजूद खतरे में पड़ गया। तो अब वो अमेरिका जा रहे हैं। तो अमेरिका किस लिए जा रहे हैं? क्या हमले की इजाजत लेने के लिए जा रहे हैं या हमले का प्लान बनाने के लिए जा रहे हैं या वाकई वो अमेरिका पे प्रेशर, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल पे बात हो, एनरिचमेंट पे भी बात हो, मिलिशिया पे बात हो, प्रॉक्सी पर भी बात हो, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। राशिद साहब, क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मुमताज भाई, ये ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानता है और ये नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा मजबूत मुल्क रहे जो उसकी गुंडागर्दी को, उसकी तानाशाही को रोके या कंट्रोल करे। और इसकी ये भी एक आदत रही है कि ये बिल्कुल जो कमजोर मुल्क होते हैं फाइनेंशियली, ये उन पे हमला करता है जो इसकी बात नहीं मानते हैं। जिस तरीके से रवैया डोनाल्ड ट्रंप का है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे, उस पर हमला करेंगे, और जो मेरे तलवे चाटेगा हम उसके सपोर्ट में रहेंगे, उसको जीने का, सांस में हवा लेने का पूरा मौका देंगे। तो ये जो हरकतें इसकी चल रही हैं नेतन्याहू की, उसके लिए दो मुल्क सबसे ज्यादा खतरा है। एक आपका ईरान, दूसरा टर्की। टर्की को भी अपना खतरा मानता है, ऐसा नहीं है कि टर्की को वो खतरा नहीं मानता, खतरा उसको भी मान रहा है। लेकिन टर्की नाटो का मेंबर है, इसलिए टर्कियों पे ये हमले करने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि टर्कियों को हमला करने की धमकी देना यानी नाटो पे हमला करने की धमकी देना। लेकिन ईरान को धमकी देता है क्योंकि ईरान ऐसे किसी संगठन से मिला नहीं है। तो नेतन्याहू चाहता है कि जंग को किसी तरीके से घसीटा जाए, जंग में किसी तरीके से घसीटा जाए। और अब जो अमेरिका के हालात हैं वो बहुत साजगार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जिस तरीके से अमेरिका की सड़कों पर एहतजाज हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग अमेरिका डोनाल्ड शेम शेम की तख्ती लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड के फैमिली के लोग मुंह छुपा के निकल रहे हैं, ये बहुत ये गैर मामूली बात है। अब वहां से लोगों के माइंड को डाइवर्ट करना, जो कि आने वाले नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, तो लोगों के माइंड को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, वरना इनकी सरकार अगर गिर गई तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। अगर हम अब आप ये प्लान करते हैं, ये सोचते हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग चलेगा, तो आप भूल जाइए। महाभियोग तब चलता जब ये खुद दोषी होते। इसमें दोनों पार्टी के लोग, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, दोनों पार्टी के जो लीडरान हैं और एक्टिव मेंबर्स हैं, सपोर्टर हैं, सबकी वीडियोज आए, सबकी फोटोज आई। तो वो तो दावा कर ही नहीं सकते कि हम इनके खिलाफ महाभियोग चलाएंगे, क्योंकि वो फिर इनको नंगा करेंगे, वो इनको नंगा करेंगे, वो उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे, ये उन पे इल्ज़ाम लगाएंगे। ये वहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि अमेरिका की जनता को हम किसी ऐसी चीज़ में इंगेज करके रखें या उनको हम एक ऐसा सरप्राइज दें कि वो इन चीज़ों से ऊपर उठ करके हमारे काम की तारीफ करें या हमारे काम की तारीफ करने को मजबूर हो जाए। ये इनका प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी तक की स्ट्रेटेजी चल रही थी, उसको कंप्लीटली वो स्ट्रेटेजी यहूदी पॉलिसी की थी।
यहूदी लोग इनकी पॉलिसी बना रहे हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं। नेतन्याहू का ये मानना है कि अगर हम जंग में चले जाते हैं ईरान के साथ और एक दो नहीं कई फ्रंट से हमला करते हैं तो हमको फायदा मिलेगा और हम इलेक्शन को थोड़ा और आगे पोस्टपोन करवा करके और एक विक्ट्री ले लेंगे और विक्ट्री के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे तो हमको वहां पर जीत मिलेगी। ये नेतन्याहू की अपनी सोच है जिसको लेकर के बार बार वो भाग रहा है। ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू बहुत डरा हुआ है, डर के भाग रहा है कि हमको बचा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुमताज भाई, अभी एक आपके यहाँ चल रही थी, लाइन चल रही थी, उसमें ये था कि सेटलर लोग आ रहे हैं। ये बात सही है। सेटलर जो वहां से लोग भाग रहे हैं वो तेल अवीव है, जहां से लोग भाग रहे हैं वो हाइफा है। हाइफा और तेल अवीव ये दो जगह ऐसे हैं कि जो पिछले बार हमले का सेंटर बना था, मरकज बना था, जहां पे हमले हुए थे, जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार ईरान ने यह भी कहा है कि हम वहां पर भी हमला करेंगे जहां पर तुम्हारे अवैध सेटलर हैं। मगर लोगों को बहुत बहला फुसला करके लाया जा रहा है। उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, उनको स्कॉलरशिप जैसे कॉलेज में मिलती है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वहाँ रहने के लिए उनको उनके पॉकेट एक्सपेंसेस दिए जा रहे हैं। ये कह कि उनको लाया जा रहा है ज़मीन कब्जा करने के लिए। और अब ये सेटलमेंट इनका जो गाजा का वो एरिया जो अभी आईडीएफ के कब्जे में है, अब अवैध सेटलमेंट वहां शुरू होगा, जिसके बारे में हमने आपसे कल भी कहा था कि येलो लाइन बहुत खतरनाक लाइन है। येलो लाइन की इधर इजराइल की जमीन, येलो लाइन की उधर अमेरिका की जमीन। गाजा वालों के हाथ में बाबा जी का घंटा। कौन अमेरिका को बोलेगा कि इनकी जमीन खाली करो? कतर बोलेगा आपको लगता है? सऊदी अरब बोलेगा? टर्किया बोलेगा? मिस्र बोलेगा? जॉर्डन बोलेगा? कौन बोलेगा? किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। कोई नहीं कहेगा कि इसको आप 2 दिन में खाली करिए वरना हम बमबारी करेंगे। है किसी में इतनी हैसियत? ये काम एक आदमी कर सकता है, अब वो है ईरान। इसलिए ईरान को किसी तरीके से या रिजीम बदल दो या उसको तोड़ दो, जिससे कि वो हमारे लिए और इजराइल के लिए कोई खतरा न रहे। जानता है अमेरिका कि हम पानी में रह के बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये अमेरिका जानता है। तो जैसा आपने अभी तुर्कमेनिस्तान और आर्मेनिया के लिए कहा कि वहाँ से उसका कुछ सेटलमेंट बनवा रहा है, तो मुमताज़ भाई आर्मेनिया को तो आप भूल जाइए। एक बार आप अजरबैजान कहते हैं तो समझ में आता है कि वो अजरबैजान जो है वो अमेरिका इजराइल से नज़दीक है, ईरान से दूर है। ईरान से उसकी 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन अजरबैजान ने भी अपनी ज़मीन अपना आसमान देने से इनकार कर दिया है। अब आप आएंगे तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान वो एरिया है जहाँ से तेहरान नज़दीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि तुर्कमेनिस्तान जो है वो इस लाइन में कूदेगा, क्योंकि उसके पीछे रशिया खड़ा है। वो रशिया की इशारे में भी चल रहा है। रशिया कभी अलाउ नहीं करेगा, रशिया कभी अलाउ नहीं करेगा कि तुर्कमेनिस्तान में अपने डिप्लोमेंट ला के वो रखे अमेरिका। यूक्रेन को पकड़ा अमेरिका ने, नाटो ने, यूरोप ने, यूक्रेन का रशिया ने क्या हाल कर दिया, वो दुनिया देख रही है। अगर तुर्कमेनिस्तान ने गलती करने की कोशिश करेगा तो उसको पहली वार्निंग आ जाएगी, उसको पहली वार्निंग आ जाएगी रशिया से कि खबरदार, अगर तुमको यूक्रेन बनने का शौक है तो बिल्कुल करो, तुमको नहीं लगता। अब रही बात जॉर्डन। जॉर्डन में जॉर्डन के शाह ने कहा है, किंग ने वहां के, कि हम अपनी जमीन अपना आसमान हमला करने के लिए नहीं देंगे। लेकिन मुमताज भाई, अमेरिका ने सारे डिफेंसिव आइटम जॉर्डन में लगाए हैं कि अगर ईरान हमला करेगा तो जॉर्डन से वो हमलों को रोका जाए। जॉर्डन पहली लेयर है उन हमलों को रोकने के लिए। हो सकता है कि इन लोगों को कतर को मना ले, हो सकता है सऊदी अरेबिया को मना ले अमेरिका कि तुम ईरान के हमले को रोक तो सकते हो, आयरन डोम लगा करके तुम अटैक के लिए जगह मत दो।
लेकिन प्रोटेक्शन के लिए क्या दिक्कत तुमको है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका सऊदी अरबिया की होगी। कतर तो एक कॉर्नर की चीज है, कतर का इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू है सऊदी अरबिया का, मेन इशू है जॉर्डन का। जॉर्डन ये कहेगा कि भाई मैंने अपनी जमीन से हमला करने के लिए मना किया है, अपने आसमान को हमने हमला करने के लिए मना किया है। अगर वो डिफेंस कर रहे उसमें दिक्कत क्या है, हमारा पड़ोसी है, दुश्मन तो नहीं है वो। इस तरह से बीच का रास्ता निकालने का ये लोग प्लान कर रहे हैं और बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम ला के जॉर्डन में तैनात किए गए हैं। अभी सऊदी अरब के बारे में हमको तो नहीं पता कि सऊदी अरब में कितने तैनात किए गए हैं, लेकिन जॉर्डन की रूपरेखा पूरी तैयार है। अमेरिका जानता है कि हम पानी में रहेंगे, हम पानी में रह करके जंग नहीं जीत सकते। अगर हमारे पीछे शिप लगा करके हमारी शिप पर अटैक किया गया लेकिन राशिद तो हम साहब, जिस तरह से जॉर्डन की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी शायद इस पे डिस्कशन किया था कि अगर अमेरिका ने जॉर्डन के बेस को इस्तेमाल किया और ईरान ने अटैक किया तो वहां पे भूचाल आ जाएगा और वहां के अवाम जो है वो तख्ता पलट कर देगी पहली फुर्सत में, क्योंकि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही वजह थी कि पिछले दिनों पहली बार जॉर्डन के शाह ने ये कहा था कि भाई हम भी अपने बेस को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अब वो जिस बुनियाद पे क्या हो जो, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर जबरदस्ती अमेरिका ने किया या एक प्रेशर बिल्डअप के लिए, तब भी वहां के हालात धमाका खेज हो सकते हैं? मुमताज भाई, हमने अभी जो बात कही थी उसमें आपने बारीकी नहीं देखा। हमने कहा कि वो अटैक करने के लिए मना करेंगे, डिफेंस करने के लिए नहीं। वो अटैक करने के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे, वो कहेंगे हम अपनी जमीन अटैक करने के लिए नहीं देंगे। लेकिन वो अगर डिफेंस पे आएंगे तो हमको नहीं लगता है कि जॉर्डन उनको मना कर पाएगा, क्योंकि जॉर्डन की इकोनॉमी चल रही है अमेरिका की खैरात पे। कितना पैसा देता है अमेरिका उसको? लेबनान की आर्मी को कौन फंडिंग करता है? अमेरिका करता है। इसलिए तो लेबनान खुल के हिजबुल्लाह का साथ नहीं दे पा रहा है। अगर लेबनान अपना एयरपोर्ट, अपना एयरबेस ईरान को यूज करने के लिए दे दे तो आज हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी नहीं होती, आज हिजबुल्लाह के ऊपर इतने हमले ना हो गए होते, क्योंकि वहां की आर्मी कंट्रोल कर रही है अमेरिका। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान का कोई भी जहाज हथियारों को ले करके वहां पर जाए और हिजबुल्लाह की मदद करे। सीरिया की नस काट दी गई, हताश हो गया हिजबुल्लाह। अब हो सकता है उसके पास जो थोड़ा बहुत बचा के छुपा के जहां भी रखा हो, इस इंतजार में हो कि अगर ये हमला करे तो हम ईरान पे तो पीछे से हम हमला करें इनके ऊपर। ये एक पॉसिबिलिटी है, वरना हम तो आपको 4-6 महीने से बोलते ही जा रहे हैं कि अब हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं है, रास्ता कट चुका है, कहीं से रास्ता नहीं बन पा रहा है। बस एक रास्ता बनेगा मुमताज भाई, अगर वॉर होती है, टर्की अगर ईरान का साथ देगा तो वाया टर्की बाई रोड हिजबुल्लाह तक सामान पहुंच सकता है, वरना कोई और दूसरी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि वहां की आर्मी वहां के एयरपोर्ट भी देखती है, वहां की आर्मी वहां का पोर्ट भी देखती है। जो फंडिंग होती है इजराइल से, वो अमेरिका से। अभी आपने सुना होगा कि सीरिया से आईएस के बहुत सारे कैदी शिफ्ट किए जा रहे हैं इराक। आप जानते हैं क्यों किए जा रहे हैं? वो इसलिए किए जा रहे हैं, उनकी शिफ्टिंग इसलिए हो रही है कि वो लोग ईरान के अंदर उनको घुसा सके। रिजीम जब चेंज होने का अब दूसरा फार्मूला आएगा तो वहां से वो चेंज कर सके, वो लोगों को अंदर ला सके,
इराक का बॉर्डर, ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है। तो ये खूंखार लोग जब अंदर आएंगे तो ये क्या ईरान के अंदर खुरेजी नहीं करेंगे? लेकिन ये पकड़ जाते हैं सिर्फ इस बात पे कि उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज उनकी अरबिक है। जितने भी IAS वाले हैं उनकी लैंग्वेज अरबिक है। ईरान की लैंग्वेज पर्शियन है। अगर ईरान की लैंग्वेज भी अरबिक होती मुमताज भाई, तो इसराइल और इराक के जैसे ईरान भी अब तक तबाह किया जा चुका होता। ये देखिए आप अमेरिका की चाल को कि वो सीरिया से 2000 IS 2000 या 10,000 IS के कैदी को इराक ला रहा है। क्यों ला रहे हो भैया? इराक गवर्नमेंट अलाउ क्यों कर रही है? अगर वो कैदी हैं, उनको जब उन्होंने लोगों को मारा है बेवजह बेगुनाह, आप उनको भी खड़ा करके शूट कर दो। गाजा में लोग इजराइल के जरिए मारे गए, वहां पर आपको उनका ह्यूमन राइट नहीं दिखा। लेकिन अगर ये IS के लोगों को खड़ा करके गोली मारा जाएगा तो आप उनके ह्यूमन राइट्स की बात करोगे। जो बेदाग बेगुनाह लोग हैं उनकी मौत के लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं था। जो टेररिस्ट लोग हैं उनको आप लाइन से खड़ा करके इसलिए नहीं मारोगे कि उनका ह्यूमन राइट्स है। अरे वो आपके प्रॉक्सी है। वो जेल में भी ऐश से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं मस्त मौला होकर के। एक हिसाब से वो जेल उनके लिए एक ट्रेनिंग की जगह है। वहां प्रॉपर उनको ट्रेनिंग मिलेगी, वहां से वो निकलेंगे, जा करके आतंक मचाएंगे। तो मुमताज भाई, अमेरिका चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है। फाइनेंशियल में भी उसने अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री को यह बोल दिया है कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें यह देखो कि ईरान का किस किस मुल्क से कितना कितना ट्रेड है, ताकि हम उनके ऊपर भी टैरिफ लगाएं। यह है प्रेशर बनाने का तरीका कि ईरान को एकदम अलग थलग खत्म कर दो। मैं इसको